Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा डेली की तरह 2-3 लाइनें कि कोरोना वायरस की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपना डेली का काम डेली कीजिए, उतने ही इंटरेस्ट से कीजिए जितना फ़िज़िकल क्लासेस के साथ करते हैं आप। इनफैक्ट अभी टाइम बचेगा, आपको आने जाने का टाइम सेव हो रहा है, आपका आते हुए और घर जाके जो आप थके होते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, वो भी टाइम आपका सेव हो रहा है। तो वो सारा टाइम आप यूटिलाइज़ कीजिए अपनी स्टडीज़ में, स्पेशली केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर में, बायो में, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल सब्जेक्ट हैं आपके। तो स्पेशली केमिस्ट्री में, क्योंकि इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बाकी बुक्स के जो फर्स्ट चैप्टर हैं उनकी निस्बत ज़रा मुश्किल है, कैलकुलेशन है सारी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था दैट वाज यील्ड। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर, तो ज़रा तैयार हो के ज़रा सुन तो नहीं मैं सकता, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आंसर करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफाइन यील्ड, या ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, डिफाइन एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑब्वियसली आपको आनी चाहिए, एक एग्जांपल आप कोई भी बताना चाहें साथ। इसी तरह डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ, दैट इज व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन या लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? मैंने लास्ट लेक्चर में इसका आंसर बताया था, उसकी कुछ रीजंस बताई थी, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज यील्ड क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशन के अलावा आपसे वो स्टेप्स पूछते हैं कि राइट द स्टेप्स टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड में पूछा गया। तो ये कुछ एक क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, एक्सरसाइज का हमने फर्स्ट क्वेश्चन MCQs किए और विद रीजंस हमने सारे आंसर्स जो थे वो टिक किया। MCQs में आइसोबार आ रहा था, आइसोटोन्स आ रहे थे, इनकी डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको कोई पेयर दे दिया जाए आइटम्स का और आपसे पूछा जाए कि आइसोटोप्स कौन से हैं, या आइसोबार्स हैं या आइसोटोन्स हैं, तो आप यू शुड बी एबल टू राइट द पिक आंसर, जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे सिखाया था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम वो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बोर्ड पैटर्न से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अपनी बुक्स सामने रखिएगा। मैं सारी स्टेटमेंट बोर्ड पे नहीं लिख सकता और मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर भी बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता जाऊंगा आपके साथ, कुछ क्वेश्चन जो मुझे लिखने चाहिए बोर्ड पे मैं लिखता जाऊंगा। स्टेटमेंट आप सुनेंगे बुक से, मेरे पास भी बुक मौजूद है, आप बुक से स्टेटमेंट देखते जाइएगा और साथ साथ अपने आंसर्स भी देखते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर आयंस, अंडर व्हाट कंडीशन दे आर प्रोड्यूस्ड। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखूंगा हर बार कि हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं जी। उन्होंने आपसे पूछा कि आयंस क्या हैं, तो आयंस की डेफिनेशन तो ऑलरेडी हमें आती है, हमने इसके ऊपर काफ़ी टाइम भी जो था वो स्पेंड किया, तो ये मैं टिक कर रहा हूं कि ये ऑलरेडी आप लोगों को आती है, ठीक है। इसके बाद आयंस की प्रोडक्शन के बारे में आपने बताना है। तो नेक्स्ट हेडिंग बेटे मैं यहाँ पे प्रोडक्शन लिख रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, कि आयंस को आप प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो देयर आर मैनी वेज टू प्रोड्यूस आयंस, लेकिन हम जो वेल नोन वेज हैं सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले तो अगर आप क्या कर सकते हैं, आप सोल्यूशन बना के भी आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाय सॉल्यूशन फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस मौजूद है, आप उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाएं, तो वो सब्सटेंस अगर आयनिक सब्सटेंस है तो वो अपने आयंस में डीकम्पोज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप जो है वो मेल्ट करके भी आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय
मेल्टिंग, अगर आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है आप उसे मेल्ट कीजिए, ऑब्वियसली मेल्ट हमेशा सॉलिड्स को ही किया जाएगा, आप मेल्ट कीजिए और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो अपने आयंस में जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास आयंस मौजूद हैं या कोई गैशियस स्टेट में जो है वो कोई सब्सटेंस मौजूद है, आप क्या करें, पासिंग बीटा रेज थ्रू गैशियस सब्सटेंस, अगर आपके पास कोई आयनिक सब्सटेंस जो कि गैशियस स्टेट में है, आप उसमें से बीटा रेस पास करवाएं या कोई दूसरी रेस जो कि आयंस जैसे अल्फा रेज भी हो सकती हैं, ठीक है, आपके पास एक्स रेज भी हो सकती हैं, गैमा रेज हम यूज़ नहीं करेंगे इस पर्पज़ के लिए, आप बीटा रेज या कोई दूसरी रेस जो है वो पास करवाएं, तो जो गैशियस सब्सटेंस है वो डीकम्पोज हो जाएगा अपने रिलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो इट मीन्स आपने आयंस प्रोड्यूस करवा लिया। तो ये इसके पॉसिबल आंसर है। ये थर्ड मेथड तो आपने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट आर आइसोटोप्स, हाउ डू यू डिड्यूस द फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस, गिव 2 एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले बताना है कि आइसोटोप्स क्या हैं। मैं साथ साथ बोर्ड की भी सेपरेशन करता जाऊंगा ताकि हम क्वेश्चंस को सेपरेट भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे आइसोटोप्स को। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी अपने जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स थे बुक के हम कर भी चुके हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ये जो 3-4 वर्ड मैंने बोले ये ज़रूर आपने याद करने हैं। आपने डायरेक्ट एटम्स की बात नहीं करनी, आपने कहना है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोटोपी डिस्कवर्ड बाय सोडी। ठीक है, कम से कम इतना ज़रूर आप लिखिए और साथ में आप एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। उसके बाद फ्रैक्शनल एटॉमिक मास वाला पोर्शन आ जाता है। दूसरा इसमें जो पोर्शन है दैट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। आप कैसे मालूम करेंगे, आपने इसकी कोई से 2 एग्जाम्पल्स देनी है, यानी कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आपने मालूम करना है विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल भी आपने देनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 तो डायरेक्ट इसी का एक आंसर बन जाएगा। अगर आप अपनी बुक से एग्जाम्पल 1 देखेंगे तो नियोन वाली एग्जाम्पल गालबन दी हुई है, तो अगर आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट इसका एक आंसर बन जाएगा। दूसरा आप हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दे दें, 1.008 हाइड्रोजन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। क्वेश्चन ये है कि ये मालूम कैसे किया गया। अगर आपको हाइड्रोजन के जो हैं वो अबंडेंस पता है तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स की अबंडेंस मालूम नहीं है तो इसका इजी वे क्या है, अगर आप अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर जो है वो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो वो इसकी सेकंड एग्जाम्पल बन जाएगी। मैं बातों को क्लियर करता जाऊं। क्वेश्चन ये था कि आइसोटोप्स क्या हैं, मैंने इसको टिक कर दिया कि ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आपने 2 एटम्स के फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज मालूम करके बताने थे, तो इसके आंसर्स में पहली एग्जाम्पल जो है वो आप बताएं, आपकी बुक की एग्जाम्पल 1 हो जाएगी, बुक की एग्जाम्पल 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जो इसकी सेकंड एग्जाम्पल है, इसी क्वेश्चन की सेकंड एग्जाम्पल वो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप इसकी सेकंड एग्जाम्पल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज सेकंड एग्जाम्पल के तौर पे आप उसे लिख सकते हैं। उसे जब मैं सॉल्व करूंगा मैं दोबारा इसके साथ रिलेट करूंगा, आप मैस नहीं कीजिएगा काइंडली। क्वेश्चन नंबर 5 की डेफिनेशन हो गई, 2 एग्जाम्पल बतानी थी। एक मैंने कहा जी आप बुक की पहली एग्जाम्पल देख लें,
और जो दूसरी एग्जाम्पल है वो अगर आप एक्सरसाइज का आने वाला क्वेश्चन 6 देखेंगे तो वो इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी बन जाएगी। तो जब मैं बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 6 की सॉल्व करूंगा तब साथ साथ इसको देखते जाइएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन 5 का बी पार्ट आप देखिए, हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शोज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट है। कहते हैं जी कि बताएं कि किस तरह आप मास स्पेक्ट्रोग्राफ से रिलेटिव अबंडेंस जो है वो गेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी, चलें मैं यहां पे ही सॉल्व कर देता हूं इसे, बल्कि देखें मैंने जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स एक ग्राफ की फॉर्म में होंगे। तो मैं यहां पे एक ग्राफ बना देता हूं, ले जी। हमने नियोन की एग्जांपल को भी देखा था, मैं नियोन की एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं। नियोन के 3 आइसोटोप्स हमें मिले थे, नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22। ये नियोन के लिए मैं लिख रहा हूं बेटे, जरा ज़हन में रखिएगा। अब नियोन 21 का जब हमने ग्राफ देखा, सॉरी 20 का, तो इसकी जो पीक थी वो उसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी। इसी तरह 21 की जब हमने पीक देखी तो हाइट सबसे कम, 22 की पीक देखी तो हाइट 20 से कम, 21 से ज़्यादा। इसकी जब अबंडेंस हमने लिखी थी तो 90.92 थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 21 की अबंडेंस जब हमने देखी थी तो 0.5 या 257 थी शायद, 0.257%, और 22 की अबंडेंस थी 8.82%। ये हमें नियोन का ग्राफ मिला था। अब ये ग्राफ हमें बताना क्या चाह रहा है पहले वो सुन ले, उसके बाद क्वेश्चन 5 के बी पार्ट का आंसर बी से में मिल जाएगा हमें। इस ग्राफ में 3 चीज़ें हमें मिलेंगी। पहले तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स, आप नंबर ऑफ पीक्स गिने, जितनी पीक्स बन रही हैं उतने ही आइसोटोप्स हैं। नंबर ऑफ पीक्स कितनी है जी? 3 है, तो इसका मतलब नियोन के 3 आइसोटोप हैं। सेकंड क्वेश्चन, उनके मैसेज क्या हैं। एक्स एक्सिस पे आप देखें, जिस पोजीशन पे जो आइसोटोप आ रहा है वही उसका मैस है। पहली पीक हमें मिल रही है 20 पे, इसका मतलब नियोन का एक आइसोटोप ऐसा है जिसका मैस क्या है 20। दूसरी पीक मिल रही है जी 21 पे, तो दूसरे आइसोटोप का मैस 21। तीसरी पीक 22 पे, तो थर्ड आइसोटोप का मैस 22। 2 चीज़ें मालूम हुई, नंबर ऑफ आइसोटोप्स, मैसेज भी आपने एग्जैक्ट मैसेज भी मालूम कर दिए आइसोटोप्स के। जो क्वेश्चन था हमारा उसने कहा था अबंडेंस आप कैसे मालूम करेंगे। तो बेटा आप हाइट ऑफ पीक को देखिए, हाइट ऑफ पीक आपको रिलेटिव अबंडेंस बताएगी। 20 वाले की अगर आप पीक देखें तो हाईएस्ट है, तो इसका मतलब नियोन अगर आप सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में 20 वाले जो नियोन है जिनका मैस 21 है वो सबसे ज़्यादा होंगे 90.92%। उसके बाद नेक्स्ट 21 की अबंडेंस ये है और 22 की अबंडेंस ये है। तो मैं इसके आंसर को ब्रीफली लिखने की बजाय मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख देता हूँ कि बाय हाइट ऑफ पीक। आप हाइट ऑफ पीक देखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ये बेटे इसका आंसर होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं जी नेक्स्ट आगे। जी क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट देखिए, वो कहते हैं जी कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम फॉर ब्रोमीन while for iodine only 1 peak at 127 AMU is indicated। अब बेटे ब्रोमीन मैं पहले यहां पे लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 5 और सी पार्ट है। अब उसने कहा कि ब्रोमीन की 2 पीक्स हैं और
लास्ट जो हाफ लाइन थी उसमें उसने कहा कि आयोडीन की एक ही पीक है और वो कहाँ पे आपको मिल रही है, 127 पे मिल रही है। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ब्रोमीन की 2 पीक्स आ रही हैं आपके पास, जबकि आयोडीन इसकी एक ही पीक आ रही है। ब्रोमीन जो है, अब देखिए नंबर ऑफ पीक्स हमें क्या बताता था, ज़रा इस वाले क्वेश्चन से दोबारा देख लें। मैंने आपसे कहा था कि 3 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेंगी। पहली, नंबर ऑफ पीक्स गिने, आपको नंबर ऑफ आइसोटोप्स मिल जाएंगे। दूसरी, एक्स एक्सिस पे देखें पोजीशन को, वो मैस है। तीसरी इन्फॉर्मेशन, हाइट ऑफ पीक आपको अबंडेंस बता देगी। अब क्वेश्चन में उसने कहा जी ब्रोमीन की 2 पीक्स मिलती हैं आपको, तो इसका मतलब ब्रोमीन के कितने आइसोटोप हैं, 2 आइसोटोप हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनके मैसेज क्या हैं, ब्रोमीन के जो 2 आइसोटोप हैं, एक का मैस 79, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रोमीन एक 79 है और एक ब्रोमीन है 81। ब्रोमीन 79 है, क्वेश्चन देख लें जी दोबारा। बिल्कुल ठीक जी, ब्रोमीन एक 79 है और एक ब्रोमीन 81 है। ब्रोमीन 79 की अगर मैं अबंडेंस लिखूं तो दैट इज 50.54%। ब्रोमीन 79 की अबंडेंस 50.54%, ब्रोमीन 81 की अबंडेंस 49.46%। ये राउंड ऑफ वैल्यूज बता रहा हूं मैं आपको। तो इट मींस कि दोनों जो आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंस तकरीबन 50-50% ही है। तो इसीलिए आपको ब्रोमीन की 2 स्ट्रॉन्ग पीक मिलती हैं। अगर किसी एक आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली उसकी पीक जो है वो ज़रा हाइट पे होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वन। दोनों की जो आपके पास अबंडेंस आ रही तकरीबन 50% ही आ रही है, तो इसीलिए 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स हैं ब्रोमीन की। जबकि आयोडीन जो है इसका एक ही आइसोटोप है, ठीक है, आयोडीन 127, तो उसी की बेटा 100% अबंडेंस है, ठीक है, क्योंकि एक ही इसका आइसोटोप है 127 पे। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं यहाँ से ही क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करूँगा, ठीक है, ज़रा मेरे साथ साथ रहेंगे आप लोग। ये मेरा ख्याल 127 AMU पे होता बेटा ये। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए। वो कहते हैं जी कि अब इसकी स्टेटमेंट एक MCQ भी है, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट में MCQ भी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47। एक तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि सिल्वर का यानी कि Ag का एटॉमिक नंबर 47 है और इसके कितने नॉन आइसोटोप्स हैं, 16 नॉन आइसोटोप्स। इसका मतलब सिल्वर का एटॉमिक नंबर हमें बता दिया गया, इसके आइसोटोप्स बता दिए गए, टोटल 16 है। अगर आपको मेरा पहला लेक्चर आइसोटोप्स वाला याद हो तो उसमें मैंने बताया भी था कि सिल्वर के 16 आइसोटोप्स हैं, उसमें से स्टेबल कितने हैं और अनस्टेबल कितने हैं, ये सारी डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट में हुई थी। तो 16 इसके नॉन आइसोटोप्स हैं। वो कहता है जी कि 2 इसमें से नेचुरल है, 107 जिसका मैस है और दूसरे का मैस 109 है, जबकि बाकी जो 14 आइसोटोप्स हैं वो सारे के सारे जो है वो रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने एवरेज एटॉमिक मैस मालूम करना है सिल्वर का। तो क्वेश्चन से बेटे पहले इंफॉर्मेशन जो आपको मिली वो ज़रूर याद रखिएगा। एक उन्होंने आपको बता दिया कि सिल्वर का 40 एटॉमिक नंबर बता दिया, इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स बता दिए, इनमें से कितने नेचुरली अकरिंग हैं और उनके मैसेज क्या है ये भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट MCQ इन्फॉर्मेशन भी है, याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट इसका बेटे सोल्यूशन लिखूंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इनकी स्टेटमेंट भी लिखूं, गिवन डेटास वगैरह सब कुछ बनाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। बुक पे टेबल बना हुआ है, ज़रा मैं बुक की हेल्प लूँगा इसके आंसर के लिए। उन्होंने आपसे कहा कि सिल्वर का आपने एवरेज एटॉमिक मैस आपने पाना है। तो बेटे सबसे पहले तो आपको एवरेज एटॉमिक मैस का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ कि एवरेज एटॉमिक मैस, फार्मूला था आपके पास पहला आइसोटोप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइसोटोप नंबर 1 और आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अबंडेंस से, फिर
प्लस का साइन, सेकंड आइसोटोप, मैं यहाँ पे सेकंड आइसोटोप लिख देता हूँ, सेकंड आइसोटोप, और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अबंडेंस से, और इस सारे को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, और आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करके हम आंसर लेकर आएंगे। तो मैं ये फार्मूला यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए। मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करेंगे, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एवरेज एटॉमिक मास किसका बेटे, सिल्वर का, Ag यानी कि सिल्वर का। क्या होगा, दो आइसोटोप्स आपको बता दिए गए, जरा टेबल देखिएगा। पहला आइसोटोप उन्होंने लिखा 106.90509 और उसकी परसेंटेज अबंडेंस भी आपको बता दी। तो मैं पहले वाले आइसोटोप का मैस लिखूंगा 106.90, ठीक है, या कंप्लीट लिखना चाहें तो 509, और मल्टीप्लाई कर दिया उसके अबंडेंस के साथ 51.84, फिर प्लस का साइन, सेकेंड आइसोटोप 108.90 और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया इसकी अबंडेंस के साथ 48.16, और आप इस सारे को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो बेटे आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। आप अपने आंसर को टैली भी कीजिएगा, बुक में जहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट के लास्ट में आंसर भी बताया 107.83 आंसर होना चाहिए। आप अपने आंसर को टैली ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका आंसर टैली हो रहा है तो इट मीन्स आपने कैलकुलेशन ठीक की है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। वापिस आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था आइसोटोप्स क्या है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज आप कैसे मालूम करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि दो एग्जाम्पल हैं, एक आप एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लें बुक से, और दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आप देखें तो आपने फ्रैक्शनल यानी कि एवरेज एटॉमिक मास मालूम करके बता दिया किसका, सिल्वर का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका पेंडिंग पार्ट था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि ये आप मेरे लिए सॉल्व करेंगे। हिंट मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। उन्होंने आपने क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5, तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। वैसे ही बेटे आपको पता भी होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट फर्स्ट 20 to 30 एटम्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज आपको पता होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर बोरोन का 5 है। इसके दो नेचुरल आइसोटोप है, बोरोन 10 है, बोरोन 11 है। इन्फॉर्मेशन क्या उन्होंने दी आपको, वो कहते हैं जी कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन बता दिया आपको 10.81 AMU। आइसोटोपिक मास बता दिया आपको बोरोन 10 का, और आइसोटोपिक मास आपको बता दिया बोरोन 11 का। आपने क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस आपने मालूम करनी है बोरोन 10 की और बोरोन 11 की। तो बेटे इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल जिस तरह हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन नंबर 7। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप गिवन डाटा बता दें, आप बताएं कि बोरोन है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन डाटा। वैसे तो मैं चाह रहा था मैं सिर्फ आपको हिंट बता देता, लेकिन चलें थोड़ा सा इसे मैं हाफली सॉल्व भी कर देता हूँ, बाकी सिंपल कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। गिवन डाटा उन्होंने आपसे कहा कि आइसोटोपिक मास ऑफ बोरोन 10, या सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एवरेज एटॉमिक मास किसका जी, बोरोन का, दैट इज 10.81 AMU है जी, 10.81 AMU। पहली इंफॉर्मेशन तो ये दे दी। एवरेज एटॉमिक मास को आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन उन्होंने आपसे कहा कि आइसोटोपिक मास ऑफ बोरोन 10, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइसोटोपिक मास किसका जी, बोरोन 10 का, और वो क्या है, दैट इज
10.0129 AMU. थर्ड इंफॉर्मेशन, आइसोटोपिक मैस ऑफ बोरोन 11. बोरोन 11 का भी आइसोटोपिक मैस दे दिया 11.0093. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11.0093 AMU. अब आपने क्या मालूम करना है, टू फाइंड में लिख लें जी. आप क्या मालूम करेंगे जी, आपने परसेंटेज बतानी है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, परसेंटेज अबंडेंस किसकी, ऑफ बोरोन 10 की, ये आपने मालूम करना है. और इसी तरह परसेंटेज अबंडेंस किसकी जी, बोरोन 11 की, ये भी आपने क्या करनी है, मालूम करनी है. पीछे वाले क्वेश्चन में आपसे एवरेज एटॉमिक मैस पूछा गया था और अबंडेंस की वैल्यू गिवन थी. इस क्वेश्चन में आपको एवरेज एटॉमिक मैस बता दिया गया, लेकिन अबंडेंस आपने खुद से मालूम करनी है. ठीक है, फॉर्मूला आपके पास सेम है जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ किया था. एवरेज एटॉमिक मैस के लिए जो फार्मूला यूज़ किया था, आइसोटोपिक मैस, अबंडेंस, सेकेंड आइसोटोपिक मैस और अबंडेंस. मैं बेटे यहाँ पे आपके लिए हिंट बना दूंगा, सोल्व आप लोग खुद से करेंगे. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ बोरोन, ये किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. फार्मूले में वैल्यूज आप पुट करेंगे. सेम फार्मूला मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ. उसमें आपके पास आएगा जी, पहला आइसोटोप बोरोन का क्या है, बोरोन 10, जिसका मैस 10.0129. तो मैं लिखूंगा 10.0129. पहले आइसोटोप का मैस लिख दिया और इसकी अबंडेंस मालूम करनी थी, जो मालूम नहीं है उसे मैंने x कह दिया. ले जी, मेरे पास बोरोन 10 की अबंडेंस नहीं थी, मैंने मालूम करना था, मैंने उसे x कह दिया. फार्मूले में चूंकि मैंने वैल्यू देनी थी, मेरे पास वैल्यू गिवन नहीं थी, मैंने x लिख दिया. प्लस सेकेंड आइसोटोप ऑफ बोरोन 11.0093. तो मैंने सेकेंड आइसोटोप का मैस लिखा 11.0093. अब मैंने इसकी अबंडेंस भी लिखनी थी. अब बेटे अगर आप देखें तो ये परसेंटेज अबंडेंस है. परसेंटेज का मतलब होता है आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैं कोई दो क्वांटिटीज़ की परसेंटेज अबंडेंस बताता हूँ, अगर मैं एक को 40 कह देता हूँ तो इट मीन्स दूसरी की अबंडेंस क्या होगी, 100 में से 40 माइनस कर दें तो 6 होगा. अगर मैंने एक बोरोन के आइसोटोप को x कह दिया तो दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस क्या होगी, 100 माइनस x. तो मैं यहाँ पे सेकंड वन जो आइसोटोप है मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 माइनस x. ले बेटे, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे खुद से, डिवाइड आप कर देंगे जी क्या जी 100 से. अब आप इसे सॉल्व करना शुरू कर दें, बड़ी इजी कैलकुलेशन है और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. फिर अगर आप x की वैल्यू जो भी आएगी वो बोरोन 10 की अबंडेंस होगी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो x की वैल्यू होगी वो बोरोन 10 की अबंडेंस होगी और जो 100 माइनस x आप लेंगे वो बोरोन 11 की अबंडेंस आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बाकी कैलकुलेशन हाफ मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, हाफ आप मेरे लिए सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली गिव एंड टेक है. आगे चलते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच. ग्राम एटम, ग्राम एटम क्या है, आप अगर मोल की डेफिनेशन देखें, ग्राम एटम की डेफिनेशन, मोल की डेफिनेशन एटम के लिहाज से, तो वो ग्राम एटम हो जाएगा. मैं पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा. ग्राम एटम क्या है, वो कहते हैं जी कि इफ एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम, ग्राम मोल और सिंपली मोल. ठीक है, इसी तरह इसकी एग्जांपल आप देना चाहें तो हाइड्रोजन है 1.008 AMU मैस है. अगर आप ये AMU की जगह ग्राम लिख देंगे, आप कहेंगे 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसका मतलब आपने 1 मोल हाइड्रोजन ली और 1 मोल को आप 1 ग्राम एटम भी कहेंगे, मोल की जगह ग्राम एटम लिख देंगे. अगर 2 मोल हो तो 2 ग्राम एटम. ठीक है,
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखिएगा, ग्राम मालिक्यूलर मैस। जिस तरह बिल्कुल आपने ग्राम एटम की डेफिनेशन लिखी, ग्राम मालिक्यूलर मैस भी बिल्कुल वैसे ही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है उसका पार्ट 3 देखिएगा। पार्ट 3 है जी ग्राम फार्मूला। तो ग्राम फार्मूला की डेफिनेशन भी आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे ज़रा, ग्राम आयन। ग्राम आयन, ये चारों डेफिनेशन आपको जो है वो मोल वाले टॉपिक में मिलेंगी। मैंने बोर्ड पे लिखी भी थी, अगर आप अपना प्रीवियस लेक्चर देखें तो आपको वहाँ पे भी डेफिनेशन मिल जाएंगी। मोलर वॉल्यूम क्या है जी, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में भी आया हुआ है। मोलर वॉल्यूम क्या है, वो कहते हैं जी कि किसी भी गैस का 1 मोल का अगर आप STP पे वॉल्यूम लेते हैं तो ये मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। आप इसे Vm से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 22.414 dm³ है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है आइडियल गैसेस के लिए। ये बड़ी चीदा मैंने इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको बताई है, एटलीस्ट ये बातें आपको ज़रूर बतानी चाहिए। एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, इसे आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए। स्टिशोमीट्री, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये किसकी ब्रांच थी, मेरा ख्याल ये फिजिक्स की ब्रांच थी, नहीं जी केमिस्ट्री की ब्रांच थी। ऑब्वियसली केमिस्ट्री के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की ही बात करेंगे। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप क्या स्टडी करते थे, आप रिलेशनशिप स्टडी करते थे। किन के दरमियान, रिलेशन हमेशा कुछ चीज़ों के दरमियान होता है, बिल्कुल हाँ। यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशन था, कब, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट्स मालूम कर सकते थे, या आप प्रोडक्ट्स की मदद से रिएक्टेंट भी मालूम कर सकते हैं। रिलेशनशिप कितने थे, 9 रिलेशनशिप थे, वैसे तो 16 होते हैं, मैंने लेकिन 9 आपको बोर्ड पे लिख के दे दिए थे। उसके बाद परसेंटेज यील्ड क्या है, मैंने आज लेक्चर के स्टार्ट में आपसे यही क्वेश्चंस किए थे कि परसेंटेज यील्ड के बारे में आप बताएं। एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, और वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे स्टार्ट में डिस्कस की थी। तो बेटा ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया और 8 किया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को अनइम्पोर्टेंट समझ के आप लीव नहीं करेंगे। मेरी आपसे जो अपील है वो कुछ इस तरह है कि जो मैं बोर्ड बनाता हूँ, आप काइंडली अपने रजिस्टर्स पर बिल्कुल वैसे नोट भी करें, आपके नोट्स बनते जाएंगे। आपको किसी दूसरी जो है वो कंपनी की बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं फ़लाँ बुक ले लूँ, मैं फ़लाँ बुक ले लूँ, मेरे पास मटीरियल। आप अपने हाथ के लिखी हुई बुक यानी कि अपने नोट्स को यूज़ कीजिए, आपके लिए सबसे आसान वही होगा। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको ज़रूर बताएंगे टाइम आने पे कि बेटा कौन सी बुक आपको चाहिए। ओबियसली यूनिक की बुक तो आप लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा आपको जो है वो अगर कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ वो बताते जाएंगे साथ साथ। तो बेटा ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन करूँगा इन्हीं क्वेश्चन में से, और उसके बाद नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें, और अपना डेली का काम बेटा डेली कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।